नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रस्तावना को लेकर आए हैं, प्रियम्बल, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना जो है इसको क्या कहते हैं? आत्मा या कुंजी। इसे संविधान की उद्देश्य या संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। प्रस्तावना का अवलोकन करके हम पूरे संविधान की झलक पा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि हम पूरा संविधान का दर्शन कर लिए। इसके अलावा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू ने संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, प्रस्तावना उसी का संक्षिप्त रूप है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा और उसी का यह प्रस्तावना संक्षिप्त रूप है, यानी उसका छोटा रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से प्रेरित था, अतः प्रस्तावना भी इसी से प्रेरित है। आगे देखते हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली जैसे हम भारत के लोग, जो हम भारत के लोग हैं प्रस्तावना में, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है। और प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में किसका उल्लेख किया गया है, तो उसमें दिया रहता है दिनांक, तारीख, डेट, यह सब दिया रहता है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा तारीख। और इसके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे देखते हैं। प्रस्तावना में स्पष्ट है कि भारत में संवैधानिक सत्ता का स्रोत भारत की जनता है। यानी जो भारत में संवैधानिक सत्ता है इसका मेन जनता होती है, क्योंकि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत या स्वीकार करना, अधिनियमित यानी बनाना और आत्मार्पित यानी लागू करते हैं। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में है? तो वह सर्वोच्च शक्ति जो है जनता के हाथों में है। जनता के पास संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि जनता ने अपनी सर्वोच्चता संविधान में निहित की है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति है, तो भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है वह किस में है? संविधान में है कि राष्ट्रपति में है कि प्रधानमंत्री में है कि संसद में है?
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका है संविधान में। तो संविधान में भारत की सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च है तो क्या है? जो भारत में सर्वोच्च है वह आपका जनता। अगर जनता ऑप्शन दिया रहेगा तो जनता हो जाएगा, अगर जनता नहीं दिया है तो संविधान हो जाएगा। अब देखते हैं संविधान के आदर्श या मूल्य क्या क्या हैं। तो इसमें न्याय की हम व्याख्या करते हैं, यानी जस्टिस। तो आजकल न्याय को सामाजिक न्याय कहा जाता है। सामाजिक न्याय अर्थात समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में सहभागिता या समान अवसर देना ही सामाजिक न्याय है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय के इन्हीं तीनों पक्षों की बात की गई है। कौन कौन से पक्ष हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो आप बताएंगे 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो वो कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखते हैं सामाजिक न्याय क्या होता है। तो इसका अर्थ विशेषाधिकार के अंत से लिया जाता है, अर्थात जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव का अंत किया जाए, जिससे सभी सामाजिक सरोकारों में भाग लेने का अवसर मिले। यानी धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, यही सामाजिक न्याय कहलाता है। अब देखते हैं आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय क्या है? हर व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराना ही आर्थिक न्याय कहलाता है। ठीक, यानी हर व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर की, यानी जिससे उसका जीवन यापन चल सके, तो वही व्यवस्था करना ही आर्थिक न्याय कहलाता है। अर्थात सभी को रोजी रोटी कमाने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, यही आपका आर्थिक न्याय है। अब देखते हैं राजनीतिक न्याय क्या है। तो चुने जाने और कोई भी सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार ही राजनीतिक न्याय कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी पद पर चुनने या चुने जाने, जैसे आप ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक, आप हर एक पद के दावेदार बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसे बिना किसी भेदभाव के सत्ता में भागीदारी देना ही राजनीतिक न्याय कहलाता है। अब देखते हैं स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या है? सामान्यतः हम स्वतंत्रता को बंधनों का अभाव या मनमानेपन के रूप में देखते हैं, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः स्वतंत्रता मनमानापन नहीं हो सकती। अतः स्वतंत्रता की सही परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि करने योग्य कार्यों को करने देना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता को अनुचित प्रतिबंध के स्थान पर उचित प्रतिबंध भी कहा जा सकता है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म इत्यादि की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इन स्वतंत्रताओं के बिना हम अपनी व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। अतः ये स्वतंत्रताएं हमें मौलिक अधिकार के रूप में संविधान द्वारा दी गई हैं। अब देखते हैं समानता। तो समानता को 2 रूपों में हम समझ सकते हैं। पहला है विशेषाधिकारों के अंत के रूप में, अर्थात धर्म,
जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव न करना। और दूसरा है कि अवसर की समानता के रूप में, अर्थात पिछड़ों की अवसर की समानता देने के लिए आरक्षण जैसे संरचनात्मक भेदभाव किया जा सकता है। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। समानता का सही अर्थ है अर्थात हर किसी को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर मिलना चाहिए। अब देखते हैं बंधुत्व। यहाँ बंधुता का अर्थ है एकत्व के लिए भाईचारा है, क्योंकि प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की बात कही गई है। हर व्यक्ति के गरिमा की सुरक्षा से ही समाज में बंधुता आ सकती है। बंधुता से ही देश की एकता, अखंडता सुनिश्चित हो सकती है। अब व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है कि व्यक्ति स्वयं अपने आप में साध्य है, वह किसी के हित का साधन नहीं हो सकता। उसकी सहमत के बगैर उससे कोई काम नहीं लिया जा सकता। अतः बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, वेश्यावृत्ति इत्यादि मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। अब देखते हैं प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श कौन कौन से हैं। तो प्रस्तावना में आदर्श उपरोक्त मूल्यों की स्थापना तभी हो सकती है जब निम्नलिखित आदर्शों को प्राप्त करने की ओर बढ़ें। जैसे संप्रभुता संपन्न, तो इसका तात्पर्य है कि भारत एक आदर्श को प्राप्त कर चुका है। अतः आज भारत सरकार हर तरह के आंतरिक और बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त है। भारत के पास इतनी शक्ति है कि वह अपने सीमांतों और लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। अगला है समाजवाद। तो समाज में समानता जैसी मूल्यों की स्थापना के लिए भारतीय राज व्यवस्था समाजवादी लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है। इसके लिए 1955 ईस्वी में कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन में समाज का समाजवादी ढांचा लक्ष्य घोषित किया गया। 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का और 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति की पहुंच बैंकों का तक सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीयकरण का अर्थ सरकारी कार्यकरण से लिया जाता है। यही सरकारी कार्यकरण ही समाजवाद कहलाता है। मूल संविधान में समाजवाद शब्द नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वह 1976 ईस्वी में हुआ था। इसी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 शब्द समाजवाद, इसके अलावा समाजवाद जोड़ा गया था। अब अगला है कि पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता को प्रायः एक ही अर्थ में समझा जाता है। इसका अर्थ यही है कि भारत का कोई राजधर्म नहीं होगा। राजनीति से धर्म को अलग किया जाएगा। राज्य सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से अपनाएगा, अर्थात सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा।
किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करेगा। भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी। धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांग सकता। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाए या पंथ निरपेक्ष। तो भारत में धर्म का अर्थ क्या क्या है? तो धारण करना है, अर्थात अच्छे गुणों या नैतिकता को धारण करना ही धर्म है। ऐसे में भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? नैतिकता की जितनी आवश्यकता राजनीति में होती है उतनी आवश्यकता कहीं नहीं। इसलिए गांधी जी ने कहा है कि नैतिकता विहीन राजनीति को वैश्य मानते थे। वह राजनीति की आध्यात्मिकरण की बात करते थे। पंथ का अर्थ कर्मकांड होता है। पंथ का अर्थ क्या होता है? कर्मकांड। जैसे इस्लाम, ईसाई और हिंदू शब्द विशेष प्रकार के कर्मकांडों के समूह का नाम है। अतः भारत को धर्मनिरपेक्ष न कहकर पंथ निरपेक्ष कहना ज़्यादा उचित होगा। अब देखते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी। तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोक का अर्थ जनता के लिए, जनता का, लोक का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। परिभाषा से यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जनता ही शासक होती है और जनता ही शासित होती है। यह शासन जनकल्याण के लिए होता है। जब जनता अपना शासन सीधे करती है तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, और जब अपना शासन करने के लिए एमएलए और एमपी के रूप में अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। अब देखते हैं, कहा जाता है कि प्राचीन समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। आधुनिक लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन है। लोकतंत्र एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात यह हर व्यक्ति की समानता और सहभागिता में विश्वास करता है। अब देखते हैं गणतंत्र यानी रिपब्लिक। ऐसा लोकतंत्र जिसमें राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? गणतंत्रात्मक प्रणाली। जैसे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब गणतंत्र वाले देश हैं क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऐसा लोकतंत्र जहाँ राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है वह गणतंत्र नहीं कहलाता है, वरन सीमित राजतंत्र कहलाता है। जैसे ब्रिटेन, जापान को लोकतंत्र होते हुए भी ब्रिटेन और जापान लोकतंत्र होते हुए भी गणतंत्र नहीं है। अब देखते हैं क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। तो पहली बार 1960 के बेरूबारी मुकदमे में यह कहा गया कि यद्यपि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। फिर अगला कि 1973 के केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है कि यद्यपि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है फिर भी यह संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। जहाँ संविधान अस्पष्ट है वहाँ न्यायाधीश संविधान की व्याख्या करते समय
प्रस्तावना का सहारा लेते हैं। अब देखते हैं अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो अब तक प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वह सिर्फ एक बार हुआ है और वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो वे कौन कौन से शब्द हैं? समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। अब नोट में करके देखते हैं कि प्रस्तावना भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित करती है। प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? तो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित करती है। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, अर्थात प्रस्तावना को लेकर न्यायालय में हम मुकदमा नहीं किया जा सकता, यानी हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से प्रस्तावना का ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।